डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन तो हो गया है, लेकिन कई सवाल इसने खड़े कर दिए हैं, है ना। और कुछ ऐसे सवाल हैं जो डाउटफुल हैं, है ना। और यूपीएससी की ये परंपरा पिछले 2020 से ही लगातार चल रही है। पिछले 4-5 सालों से यूपीएससी ने ऐसा एक ट्रेंड चला दिया है कि कुछ सवाल जो है वो इस तरह से बना देता है जिसके चलते जिन पर सवाल अपने आप में सवाल खड़ा होता है और बाद में चलकर यूपीएससी उन सवालों को डिलीट कर देता है ना। और ये क्यों हो रहा है, इन सब चीज़ों को लेकर तो हम बात करेंगे ही। और जो डाउटफुल सवाल हैं, क्या सच में यूपीएससी अब उनको डिलीट करेगा, उसके चलते कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, इन चीज़ों को लेकर हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखो यूपीएससी ने ना 2020 से पहले के पेपर को अगर आप देखोगे ना, तो यूपीएससी का पेपर 100% जो है ना सही रहता था। पेपर सही रहता था, इसका क्या मतलब है? देखो, कुछ सवालों को आंसर को लेकर तो इशू रहता था, है ना। जैसे पॉलिटी के कुछ सवाल हो गए या कोई थ्योरी को लेकर कुछ चीज़ हो गई जिसको लेकर डाउट रहता था। हालांकि यूपीएससी जो आंसर देता था वही मान्य होता भी था, है ना। लेकिन यूपीएससी ना इससे पहले सवाल डिलीट वाली प्रवृत्ति नहीं अपनाता था। 2020 में यूपीएससी ने 2 सवाल डिलीट किए, फिर सीसेट में 1 सवाल डिलीट किया, फिर अभी 2023 में भी आप लोगों ने देखा होगा यूपीएससी ने 1 सवाल डिलीट किया। अब ये एक चीज़ सोच के देखो, एक ऐसी संस्था जो संवैधानिक संस्था है, हालांकि आपको पता है हम यूपीएससी की आलोचना बहुत कम करते हैं, लेकिन एक संवैधानिक संस्था होने के नाते आप ये ट्रेंड कैसे अपना सकते हो? पीसीएस लेवल की संस्थाएं ये सब करें तो अच्छा लगता है। आप एक संवैधानिक संस्था हो, आपका जो सब कुछ जो खर्चे हैं, वेतन वगैरह जो भी है चेयरमैन और सदस्यों का, सब कुछ संचित निधि पर भारित है ना। सब कुछ आपको मिल रहा है, एक सिक्योरिटी मिल रही है, स्वतंत्रता मिल रही है, फिर भी एक एग्जाम आपको तैयार करना है। सबसे बड़ा तो यूपीएससी ही है ना, उसके अलावा तो सीडीएस और ये सब एग्जाम तो चलो है ही, बट सबसे बड़ा एग्जाम कौन सा है इसके लिए? आईएएस का एग्जामिनेशन है। तो इस पे तो ध्यान देने की जरूरत है ना कि इसमें कम से कम कोई भी ऐसा सवाल ना जाए जिसके चलते दिक्कत क्रिएट हो, है ना। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। मुझे बड़ी चिंता होती है यूपीएससी को लेकर कि इस तरह की चीजें आखिर अब क्यों देखने को मिल रही हैं। सवाल कौन कौन से हैं जल्दी से देख लेते हैं। लाल सागर में किसी भी रूप में बहुत कम वर्षण होता है, ये स्टेटमेंट तो 100% ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट लाल सागर में नदियों का जल प्रवेश नहीं करता है। अगर सवाल ऐसा होता ना कि कोई बड़ी नदी नहीं आती है ना, तब तो ये सवाल ठीक है। बट नदियों से जल प्रवेश ही नहीं करता है तो फिर ये क्या है? कितनी सारी नदियां हैं जो रेड सी में फ्लो कर रही है ना। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको ये दिखेगा, है ना, बहुत सारी ये वकीरो रिवर, ये तो गूगल मैप पे भी आपको दिख रही है। तो इसका तो मतलब ये हो गया ना कि नदियों का पानी जा रहा है रेड सी में। तो फिर इस सवाल का आप क्या करें बताओ। वैसे तो अगर देखा जाए तो नॉर्मली इसका जो सोर्स मिलता है उसके अंदर ये दिखाता है, कई जगह पे ऐसा भी लिखा हुआ है कि कोई रिवर का पानी जो है रेड सी में नहीं जाता है। बट ये छोटी छोटी रिवर्स हैं जिनका पानी रेड सी के अंदर ही इन्वॉल्व होता है। और ये जो वकीरो रिवर है ये इरिट्रिया की रिवर है जिसका पानी जो है जाके मर्ज करती है ये रेड सी में। तो ऐसे सवाल पे अब यूपीएससी क्या करेगा? या तो यूपीएससी इसको सही कर देगा, है ना। अब सही कर देगा तो फिर तो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात तो है ना, ये कि एक्यूरेसी तो नहीं हुई ना इस बात में, है ना। दूसरा आगे चलते हैं। अगला सवाल कौन सा है? अब देखो कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए। हालांकि इसको सवाल में कुछ नहीं करेगी यूपीएससी, ये 4 ही हैं, है ना। बट मैं आपको बताता हूं क्या थोड़ा सवाल बेहतर हो सकता था? क्या हो सकता था? अभी तक कितने राष्ट्रीय परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं? नेशनल स्तर पर कितने परिसीमन आयोग? क्योंकि जम्मू कश्मीर वाला भी गठित किया गया है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट कर रहा है कि टोटल बच्चे कह रहे हैं कि 4 की जगह 5 आना चाहिए। मेरे हिसाब से इस सवाल में यूपीएससी कोई दिक्कत नहीं रखेगा। जिनका 4 आंसर है वो एकदम निश्चिंत रहे, और जिन्होंने बाकी किया है ये थोड़ी सी दिक्कत वाली क्रिएट चीज हो सकती है, ये थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये सवाल लगभग लगभग ठीक है। दूसरा, मेरा मानना इस सवाल को लेकर यह था कि थोड़ा सा आप राष्ट्रीय स्तर पर अगर चीजें क्लियर कर देते तो शायद दिक्कत नहीं होती। दूसरा, यहाँ पे अगर देखेंगे, ये तो देखो अब सवाल ही समझ में बड़ी सोचने वाली बात है कि ये वाला तो देखो गलत है ना। मैंने आपको बताया कि ये शाकाहारी है, तो ये जो है खून वून नहीं पीता, ये सब थोड़ा गलत हो गया, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग तो सवाल यही आंसर बनता है इसका, 1 सही है 2 गलत है। दूसरा, बट आप इस स्टेटमेंट को देखो, आप ये वर्मिन की जो कैटेगरी है ना, ये शेड्यूल 5 में पहले होती थी 1972 के एक्ट में, है ना। लेकिन अभी जो संशोधन हुआ है 2022 में, इसमें क्या किया है, शेड्यूल 2 में लिख दिया गया है इसको कि अगर सरकार चाहे ना तो एक नोटिफिकेशन के माध्यम से किसी जानवर को वर्मिन घोषित कर सकती है। वर्मिन मतलब जंगली जानवर, और इसको मार सकते हो आप। सिंपल सी बात ये है ना। कई बार बंदर कहीं पे वर्मिन हो जाते हैं, उत्तराखंड वगैरह में तो मार दिया जाता है उनको, क्योंकि वो ना फसलों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं या इंसानों को नुकसान। अब मानव को नुकसान पहुंचाएगा, है ना, जान माल की हानि होगी तो उसको मारना ही पड़ेगा, फिर और क्या है ऑप्शन है। तो ये वर्मिन का मतलब तो ये होता है, पहले अगर किसी को ना पता हो तो ये क्लियर रहे। दूसरी चीज ये है, अब शेड्यूल 2 में ये लिख दिया कि वर्मिन के लिए सरकार नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। लेकिन एक चीज सरकार ने लिखी है उस कानून में कि अगर कोई चीज शेड्यूल 2 में है ना तो वो वर्मिन नहीं मानी जाएगी।
अगर वर्मिन उसको घोषित करना है तो फिर उसको शेड्यूल 2 से निकालना होगा। अब ये फ्लाइंग फोक्स जो है ना, ये शेड्यूल 2 में रखी हुई है। बताओ, अब या तो यूपीएससी ने ये चीज़ पढ़ी नहीं है ना, जिसने भी क्वेश्चन फ्रेम किया है, अब क्या करो इसका, या तो जबरदस्ती करके आप सही आंसर क्लियर कर दो, ठीक है, बट ये स्टेटमेंट तो बच्चों के साथ तो अन्याय है ना ये। अब देखो, कई बार लग रहा होगा बच्चों को कि बच्चों को पता है सर, ये सारी चीज़ें पता हो ना हो, बट यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, और संवैधानिक संस्था होने के नाते आप एक्यूरेट चीज़ों को लोगे, ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप ये नहीं कर सकते कि कुछ भी डाल दो। आपको यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट इन द मेकिंग ऑफ द क्वेश्चंस। तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे स्तर से एक्यूरेट होना होगा, क्योंकि देखो आप पे बहुत दुनिया की नज़र रहती है। इस संस्थान की बहुत बड़े स्तर पर जो है इसको प्रेज किया जाता है, इसकी प्रशंसा होती है कि इतने बड़े स्तर का एग्ज़ाम कराता है, पेपर लीक नहीं होता है, बेहतरीन ऑफिसर्स को जो है इसका चयन करता है। तो यूपीएससी को अपनी गरिमा अगर बनाकर रखनी है ना, तो ये सब चीज़ें सोचनी होंगी। आप ज़बरदस्ती करोगे, बच्चों को सही आंसर कर दोगे, तब तो बहुत ठीक है, चीज़ें आप समझ सकते हो, बट ये रियलिटी तो नहीं है ना, सच्चाई तो कुछ और है ना। या तो फिर आप उस अमेंडमेंट को अलग रखो, है ना, पहले आप लिख देते इसमें कि यहाँ पे लिख देते कि 1972 के जो जो मूल अधिनियम था, उस अधिनियम के अकॉर्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही है या गलत है, तो या तो वैसा करते, बट आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। अगला, अब देखो इसमें यूपीएससी ने हिंदी में क्या लिखा है कि वर्ष 2002 में जो संशोधन हुआ था उसमें से किसको शामिल किया गया है। इसका मतलब ये सिर्फ 3 ही है। 2002 में जो अमेंडमेंट हुआ था ना, उसमें तो सिर्फ यही किया गया था। ऑप्शन है कहीं पे 3 नहीं है। अगर आप इसका दूसरा देखोगे, अगर मान लो ये 3 लेते हो आप, है ना, कि कौन कौन शामिल होता है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में, तो गृह मंत्री भी है, तो फिर तो 4 भी शामिल होता है। तो ये क्यों कर रहे हो आप इस तरह की चीजें, मतलब आप ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हो कुछ चीज़ों को प्रॉपर। हिंदी में कुछ और ट्रांसलेशन है, इंग्लिश में कोई और ट्रांसलेशन है, क्या मतलब है इसका। एक सवाल और भी दिखाऊंगा इस तरह का आप लोगों को, है ना। तो अब इसमें भी सवाल फंसा हुआ है। मेरे हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से गलत हो सकते हैं, मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है। लेकिन यहाँ पे देखो आप, ये है आपका सिंडिकेट लैंडिंग वाला, है ना। सिंडिकेट लैंडिंग क्या होता है, मतलब कुछ लोग मिलकर जो है उधार देते हैं, तो उधार का रिस्क जो है ना, अगर मान लो कोई डिफॉल्ट करता है, ध्यान से समझिएगा, कुछ ग्रुप हैं लेंडर्स का, ए बी सी और डी, ये लोग किसी एक पर्सन को जिसका नाम है ई, इसको लोन दे रहा है, तो ए भी दे रहा है, बी भी दे रहा है, सी भी दे रहा है, कुछ कुछ लोन दे रहा है, तो इससे इसको तो अच्छा खासा लोन मिल गया। लेकिन कल को अब ये है कि मान लो ये डिफॉल्ट करता है, तो थोड़ा सा किसको, इसको नुकसान होगा, थोड़ा इसको नुकसान होगा, थोड़ा इसको नुकसान होगा, थोड़ा इसको, तो ये क्या हुआ, जोखिम बट गया कि नहीं बट गया। सिर्फ इतना मतलब है सिंडिकेट लेंडिंग का, है ना। तो अगर आप देखोगे तो जोखिम बट गया। अब सवाल देखो क्या लिखा है, सामूहिक उधार बहु उधारदाताओं के मध्य उधारकर्ता के चूक के जोखिम बढ़ा देता है। अब इंक्रीज थोड़ी है ये, और इंग्लिश में इसका मतलब पता क्या लिखा है उन्होंने, जो ट्रांसलेट लिखा है, स्प्रेड लिखा है, मतलब बांट देता है। तो ये शब्द जो कर रहे हो आप, ये शब्द के चलते तो ये सवाल ही गलत हो गया ना, फिर दिक्कत हो गई। यहां पे आपको लिखना है जोखिम को बांट देता है। यहां पे आपको ना इसकी डेफिनेशन भी देख लो। सिंडिकेट ऋण एक सिंडिकेट द्वारा किया जाने वाला वित्त पोषण है जो ऋणदाताओं के समूह से बना होता है ना। ऋणदाताओं का एक ग्रुप है जो लेंडिंग दे रहा है, जो उधारकर्ता किसी एक पर्सन के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए मिलकर काम करते हैं। वो कहते हैं कि मिलकर ग्रुप लोन देंगे इसको। सिंडिकेट ऋणों में बड़ी मात्रा में धनराशि शामिल होती, खैर इसको छोड़ो, इसमें लिखो जिसमें जोखिम को कई वित्तीय संस्थाओं के बीच फैला दिया जाता है। अब कहां पे है, इसमें बढ़ा दिया जाता है। फैलाने में और बढ़ाने में फर्क है ना, ताकि उधारकर्ता द्वारा ऋण चुकाने में विफल होने पर पड़ने वाले प्रभाव को कम किया जा सके, ताकि अगर वो चूक कर दे, डिफॉल्ट कर दे, तो उसके चलते एक बंदे को नुकसान ना हो, थोड़ा थोड़ा नुकसान हो, एक को इसको 20%, इसको 20%, इसको 20%, ये वाला, इसको बोलते हैं सिंडिकेट लैंडिंग। हमेशा के लिए याद रखिएगा, अगली बार फिर से सवाल अगर बन जाए। क्या करें अब इन सवालों का, सोच के देखिए यूपीएससी। अच्छा, कौन कौन से सवालों का गलत होने की पॉसिबिलिटी है। मेरे हिसाब से इसमें फ्लाइंग फोक्स वाला तो यूपीएससी 100% डिलीट करेगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसके डिलीट होने की संभावना थोड़ी सी कम है ना। हालांकि यूपीएससी को करना तो चाहिए, पर मेरे हिसाब से इस सवाल को वो हटाएगा नहीं, ठीक है। और ये वाला भी सवाल नहीं हटेगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तीसरा, ये वाला सवाल यूपीएससी 100% मेरे हिसाब से डिलीट करेगा। देख लेंगे हम लोग अगली बार, इस सवाल को भी यूपीएससी को डिलीट करना पड़ेगा। ये सवाल ही गलत है अपने आप में, है ना। और यूपीएससी ऐसा क्यों कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो 2 सवाल डिलीट हो सकते हैं। ये वाला, इसकी पॉसिबिलिटी भी थोड़ी सी यूपीएससी कम है, क्योंकि ये ट्रांसलेशन एरर है, तो इसके चलते अब नुकसान तो हुआ ही है बच्चों को। लेकिन वही है ना, जब यूपीएससी और
बच्चों के बीच में लड़ाई होती है ना, यूपीएससी और एक तरफ यूपीएससी होती है और एक तरफ स्टूडेंट, तो जीतता कौन है? यूपीएससी। आपको याद होगा वो सारे सवाल जिनमें कई बार राष्ट्रपति को संविधान का भी रक्षक बना देते थे, या ये सब चीज़ें, ये आप लोगों को अच्छे से याद होगा। ठीक है, तो होपफुली चीज़ें बेस्ट रहें, ज़्यादा नुकसान आप लोगों को ना हो। अब नुकसान किस तरीके से हो सकता है? जिस बच्चे ने ठीक किए होंगे उसके गलत हो जाएंगे और सबको ही कुछ मार्किंग दे दी जाएगी, या फिर 97 मार्क्स में क्वेश्चन में जो मार्किंग बनेगी। तो ये देखने वाली बात होगी यूपीएससी आने वाले टाइम पे किस तरह का प्रभाव क्रिएट करता है। बट चिंता ये है कि यूपीएससी को ये सारी चीज़ें बंद करनी होगी, खास करके उन बच्चों के लिए मेरी बहुत संवेदना है, क्योंकि वो इतनी मेहनत करते हैं, एक आध दो नंबर से अगर रह जाएं और उसका कारण इस तरह के सवाल हों, बड़ी चिंता वाली बात है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।